ठीक है, तो हमने शेप ऑफ अर्थ देखा, पहले वाली दोनों पॉइंट तो लास्ट के हैं, और शेप ऑफ अर्थ हमने देखा कि अर्थ की शेप पोल पर दबी हुई है, इक्वेटर पे बाहर को निकला हुआ बल्ज आउट हो रहा है। ठीक है, और इस चीज़ का एक लॉजिक भी है। ये बताओ जब किसी स्फीयर को हम घुमाएंगे तो वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, इक्वेटर पर या पोल पर? v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होगी वहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा उसको क्या कर रहा होगा, बाहर की तरफ को फेंक रहा होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर ज़्यादा बाहर की तरफ को लग रहा होगा, तो अर्थ का मास वहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ऊपर पोल पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो वहाँ पर कम है। ठीक है, तुम ऐसे भी देख सकते हो कि F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम ओमेगा सब जगह सेम ले लें तो R जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर F ज़्यादा है, जहाँ पे R कम है वहाँ पे F कम है, सेंट्रीफ्यूगल वाला। ठीक है, चलो चलो वो अभी सेंट्रीफ्यूगल से मैं कुछ नहीं, बस स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फोर्थ है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, इसका मैं अलग से पूरा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कराऊंगा, बस हेडिंग डाल लो। 4 फैक्टर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ वाले पर आते हैं, इसका डिटेल नेक्स्ट पेज पर। वेरिएशन ऑफ जी विद दी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो उसमें हम विद लैटिट्यूड कह सकते हैं कि हमारा वेरिएशन हो रहा है वो विद लैटिट्यूड हो रहा है जी में। लैटिट्यूड क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा है? This is equator. Yes, sir. And this is So axis. horizontal lines Yes. that that are aligned on the earth. अच्छा, लाइन या सर्कल? मैं ऐसे देखें तो लाइन, those are circles only. हाँ, ठीक है, इस तरह से ये होते हैं लैटिट्यूड। किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड का नाम बताओ, कुछ स्पेशल नाम होते हैं कुछ, वैसे तो इनफाइनाइट लैटिट्यूड होंगे। ओके, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, हाँ, एंड इक्वेटर। Equator. तो ठीक, तो मैं यहाँ पर अभी ये सारे हटा दे रहा हूँ, केवल एक पॉइंट ले रहा हूँ, और उसके लिए अगर किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड को मुझे पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए कुछ एंगल यूज होता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पर होते हैं? 22.5 होता है, 23.5। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बस ऐसे ही रफली याद था कि 22 23 कुछ होता है। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा एंगल है, या ये बताओ इक्वेटर के लिए कितने डिग्री लिखोगे? इक्वेटर के लिए 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है। ऊपर बढ़ते गए तो एक जगह पर आया जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ने 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक, तो अभी मैंने जो बना रखा है उसको मैं लेता हूँ लैम्डा। लैम्डा वाले एंगल पर जो कर्व वो होगा, लैटिट्यूड होगा, वो उसकी आइडेंटिटी इस लैम्डा से आएगी कि वो कितने डिग्री एंगल वाला लैटिट्यूड है। ठीक है, तो हमने लैम्डा एंगल वाले लैटिट्यूड को कंसीडर किया है। तो उस पोजीशन पर जो पार्टिकल होगा वो ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, उसका पाथ ऐसा सर्कुलर होगा। ठीक है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट का सर्कुलर पाथ, उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ पॉइंट पी बताओ कितनी होगी? रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है, जल्दी से बताओ। तुमसे कौन सी रेडियस पूछ रहा हूं मैं? सर्कुलर पाथ की रेडियस। पी अर्थ के मोशन की वजह से जो सर्कुलर करेगा। विवेक ने सही बताया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो ये बेस बताओ कितना होगा? तो सबको दिख रहा है ये आर ई और लैम्डा के टर्म्स में कितना होगा बेस, और वही ऊपर रेडियस हो जाएगी। तो आर ई कॉस लैम्डा। ठीक है, तो दिस इज
आर ई कॉस लैम्डा, इतने रेडियस का पाथ पर ये चल रहा है। ठीक, अब ये बताओ कि ये जो रेडियस है आर, इसको सिंबल दे देते हैं आर, ठीक है, आर ऊपर लिखा है, नीचे आर ई कॉस लैम्डा, दोनों सेम चीज है। अब पी पॉइंट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उस पर अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना और किधर लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल भी यही होता है, सेंट्रीफ्यूगल भी, मैग्नीट्यूड तो यही होता है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। experienced by body of mass m, mass m kept at point P। ठीक है, इतना हुआ। किस डायरेक्शन में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने अभी नीचे जो सर्किल बनाया उसमें किधर होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा सर, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड, अगर सर आउटवर्ड्स। चलो मैं यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में आ जाओ। ऊपर वाले डायग्राम में आउटवर्ड ऐसा होगा या ऐसा होगा? 1 या 2, कौन सा आउटवर्ड? 1 सर, 1 होगा। आउटवर्ड 1 वाला डायरेक्शन ना। ठीक है, तो 1 वाला सब लोग एग्री कर रहे हो ना? किसी को 2 तो नहीं लग रहा? 1 वाला डायरेक्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ जो मैंने नीचे देखा है उसमें तो यही है, 1 वाली डायरेक्शन यही है तुम्हारी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो 1 वाला होगा। ठीक, तो इस पार्टिकल पर अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है? जब ऑब्जर्वर कहाँ हो? रोटेटिंग फ्रेम में हो। ठीक है, ऑब्जर्वर अर्थ पे बैठा हुआ देख रहा है तो अर्थ पे बैठ के ही तो हम ऑब्जर्व करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी को, तो अर्थ पर बैठा हुआ है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, पी पर जो ऑब्जेक्ट है, मैं जरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पी जरा वर्ड, पी को मैंने जरा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट में बना दिया। ठीक है, इस पर तुम अब फोर्स देखो, इस पर क्या फोर्स लगा इधर? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वेयर स्मॉल आर हमने ऑलरेडी लिख रखा है, स्मॉल आर इज आर ई कॉस लैम्डा। ठीक है, अच्छा, अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे रखा था उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम में सोचो उस पर और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्राउडिंग कम कर देते हैं, बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन किधर लगेगा वो ग्रेविटेशन? एम जी टुवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये एम जी लग रहा है। ठीक, अच्छा, अब एम ओमेगा स्क्वायर आर उधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है। मुझे चाहिए कि यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी लग रही है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी मुझे किधर देखनी होगी? सेंटर की तरफ ही देखनी होगी। ठीक है, तो सेंटर की तरफ एम जी के अलावा जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? इस रेडियल डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। अच्छा, ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा रहेगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इनटू आर कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा। ठीक है, और इधर की तरफ लग रहा है एम जी, तो अर्थ के सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लगा? नेट फोर्स along the radial direction या towards the center of earth is equals to mg minus m omega square r cos lambda। ये सब लोग एग्री कर रहे हो? और इस चीज को मैं mg डैश बोल देता हूं उस पॉइंट की पे जो ग्रेविटी है,
जो अर्थ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट को हमने हवा में छोड़ा तो ये फ्री फॉल में कितनी एक्सेलरेशन से गिरा, वो जी डैश है। ठीक है, तो यहाँ से m को डिवाइड कर लेते हैं, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू डाल दो आर ई कॉस लैम्डा, तो कॉस लैम्डा 2 हो गए तो आर ई स्क्वायर हो गया। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जी इफेक्टिव एट लैटिट्यूड लैम्डा। बस ठीक है। अब हाँ, अब ये देखो कि लैम्डा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा बताओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगी थी। अच्छा, जब कोई भी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उस पर बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में लगी सर? सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई अलग से थोड़ी लगती है, वो तो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। हम अर्थ पर बैठ के देख रहे हैं, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें उस पर लगाना पड़ रहा है। mg लगाया और m ओमेगा स्क्वायर आर लगाया। ओके सर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों नहीं लगाया हमने? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं होता है, वो तो जो रियल फोर्सेज लग रहे हैं, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो भी लग रहे हैं, टेंशन है, उनसे ही तो प्रोवाइड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ये पूछो कि यहाँ पे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और किस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, तो मेरे नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट ओ डैश मान लेते हैं। अर्थ का सेंटर नहीं है ये उसकी सर्कुलर ऑर्बिट का सेंटर है। इस ओ डैश के अबाउट इसको सर्कुलर मोशन के लिए कौन फोर्स देगा बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या होगा बताओ जरा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। मुझे वर्ड उसमें बताओ, सिंबल्स में। mg। mg, लेकिन mg तो इधर है नहीं, mg ओ डैश की तरफ थोड़ी है, mg तो अर्थ के सेंटर की तरफ है। तो mg का कंपोनेंट देगा। ठीक है, mg का एक कंपोनेंट ओ डैश की तरफ आएगा, वो देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। ठीक है, चल अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। एक बार आप सर प्रीवियस पेज में जा सकते हैं, मुझे कुछ पूछना था। अच्छा बताओ, बोलो। लास्ट में आपने जी डैश में सर ये आर ई कॉस स्क्वायर वो लिया है सर, आपने कॉस स्क्वायर क्यों करा? ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखो मैंने क्या चेंज किया है। इस एक्सप्रेशन में मैंने नीचे लिखने में और भी तो कुछ चेंज किया है। यस। तो वो क्या चेंज किया है उसकी वैल्यू देखो। ओके। हाँ, अच्छा तो नेक्स्ट ये वेरिएशन हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं जो कि है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट
it is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point. ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ी सी डेफिनेशन थी उसको सिंपल सा कर दिया। फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा इसका? अगर मैं इसको सिंबल ई से रिनोट करूं तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा इंटेंसिटी का? फील्ड की F/m। तो ये क्या चीज, ये कोई पहले से नोन चीज है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा पहले कभी देखा है? यही फॉर्मूला किसी और चीज का भी हो? स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल स्मॉल जी, तो दिस इज नथिंग बट स्मॉल जी। ठीक है, तो हम ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो वर्ड है इसका यूज कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए और ज़्यादा पॉपुलर नेम स्मॉल जी है। ठीक है, फोर्स अपॉन मास तो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट स्मॉल जी। लेकिन ये जो फील्ड वर्ड है, ये फील्ड वर्ड इस तरह के हर जगह पर यूज होता है जहाँ पर एक जो इफेक्ट है वो कुछ स्प्रेड हो रहा हो और हमें कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पे। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा और कोई फील्ड पता है? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फील्ड जो जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में विदाउट कांटेक्ट जो हमें फोर्स फील हो जा रहा है वो किस वजह से फील हो रहा है? तो एक हम इस तरह का एक एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड को हम इमेजिन करते हैं कि कुछ ऐसा है जो कि उस पूरे वॉल्यूम में, उस पूरे रीजन में फैला हुआ है। ठीक है, उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वो उसका इफेक्ट कौन फील करता है? मास फील करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका इफेक्ट कौन फील करता है? चार्ज फील करता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता तो यहाँ पे मास ने ये चीज़ फील्ड किया है, इस फील्ड को किसका इफेक्ट मास ने फील किया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये चार्ज ने फील किया होता, तो हम फोर्स पर यूनिट चार्ज कर देते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम फोर्स पर यूनिट चार्ज कर देते। उसी पैटर्न पर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो फोर्स पर यूनिट मास हो गया। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट मास तो पहले से हमें पता है कि स्मॉल जी होता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो जितना भी स्मॉल जी में पढ़ा है वही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की हम कभी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन टर्म एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मीन्स, और सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोला जाए तो वो इंटेंसिटी को ही बोला जाएगा, वो F/m, एंड विच इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें और कुछ मुझे नहीं बताना है। अब हम आएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पर। आगे बढ़े। तो पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है? तुम लोग कुछ बता सकते हो? जो पोटेंशियल, तुमने जनरल पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी रखी है अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में करे भी हैं जस्ट अभी लास्ट वीक में ही। कैसे डिफाइन करोगे? यू डिफाइन करोगे या डेल्टा यू डिफाइन करोगे? क्या डिफाइन करना चाहिए? डेल्टा यू। डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में? निगेटिव ऑफ mgh। अरे भाई ये बताओ, वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, भूल गए हो क्या? कंजर्वेटिव फील्ड बोलते थे ना, तो यहां हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में हैं? कंजर्वेटिव फील्ड का नाम यहां पर हम क्या ले रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जनरली वर्क डन फोर्स का होता है तो फोर्स लिख दिया। ठीक है, डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मान लो दिस इज अर्थ या कोई भी प्लेनेट है, कैपिटल एम उसका मास है। ठीक है, वहां से दूर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ए से बी पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज बी। तो बताओ कि डेल्टा यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मैं अर्थ की तरफ आ रहा हूं। पॉजिटिव।
पॉजिटिव। कैसे पता किया? ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे भी आने में? सर नेगेटिव होगा ना, तो और एक और नेगेटिव साइन लग के पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव क्यों होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? पहले मैं पूछ रहा हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। पॉजिटिव। ऋतिकेश, फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट? सर टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है एसी बी जाने में? सर लेफ्ट। तो वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डेल्टा यू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी कि डेल्टा यू हमारा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बोलोगे तो कौन सा वाला हायर पोटेंशियल पर है? पोटेंशियल एनर्जी हायर पर कौन है? ए पॉइंट, बी पॉइंट? जब ऑब्जेक्ट ए पर था तब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी कि बी पर? ए पर। दिस इज नेगेटिव लेस देन जीरो, सो यू बी इज लेस देन यू ए और यू ए इज हायर। ठीक है, तो जब हम ये इसको मैं सोर्स ऑफ अर्थ जो है, अर्थ हमारा सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी वजह से फील्ड में हम, और एक जो ए से बी जा रहा है उसको हम बोलेंगे वो हमारा टेस्ट मास है। ठीक है, टेस्ट हम उसका कर रहे हैं या उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो टेस्ट मास ए से बी जा रहा है। ठीक है, उस टेस्ट मास को स्मॉल एम ले लो, स्मॉल एम मास ए से बी जा रहा है और अर्थ इज द सोर्स मास जिसकी वजह से फील्ड है। ठीक है, तो जब सोर्स मास की हम तरफ जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ए की हायर है, बी की लोअर है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी कब होगी? अगर ए से बी जाने में रिड्यूस हो रही है तो हाईएस्ट एनर्जी कब होगी? हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। ठीक है, हाईएस्ट potential energy of test mass will be at when small m is at infinity। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा यू तो डिफाइन हो गया, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यू की वैल्यू चाहिए किसी पॉइंट पर, तो मुझे उसके लिए एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए होगी। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ तुम अभी जहाँ बैठे हो अपने रूम में, तो वहाँ तुम्हारी पोजीशन या तुम्हारी हाइट क्या है? ठीक है, तो हाइट तुम जब तक कि ऑरिजिन नहीं लोकेट करोगे जहाँ से हाइट पूछा जा रहा है, तो तब तक तो तुम हाइट बता नहीं पाओगे। तो अब हाइट की लोकेशन तुम जहाँ बैठे हो चेयर पे, वहाँ जो फ्लोर है उससे काउंट करोगे। अब कोई हो सकता है तुम लोगों में से 10th फ्लोर पे बैठा हुआ हो, तो वो हाइट कहाँ से मेजर करेगा? ठीक है, फिर किसी का घर जो बना हुआ है घर, वहाँ पे कोई हिल है, सपोज हिल के ऊपर घर बना हुआ है, तो वो कहाँ से मेजर करेगा? ठीक है, तो ऐसे में हर किसी का अपना अपना जीरो हो सकता है। कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे बैठा हो, लेकिन उसने अपनी जस्ट जहाँ पे फ्लोर है वहाँ से लिया तो 2 मीटर या 1 मीटर बता दिया। ठीक है, 1/2 मीटर बता दिया किसी ने, और किसी ने बिल्कुल सी लेवल से ले लिया, भले वो बहुत कम हाइट पर है लेकिन उसने ज़्यादा बता दिया। ठीक है, तो रेफरेंस अगर जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे कि रेफरेंस हमें कहाँ पर जीरो लेना है, तो तब हमारे एच की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एच इज मीनिंगलेस अनलेस वी फिक्स द जीरो लेवल। तो अब ये बताओ कि हम इसमें जीरो लेवल कहाँ पे फिक्स करें? अर्थ के आसपास में हम कहीं पर अगर जीरो फिक्स करना चाहें तो कहाँ पे फिक्स करें? सेंटर ऑफ द अर्थ किसी ने कहा, श्रीदा ने कहा, तो सेंटर ऑफ अर्थ कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगर मान लो मुझे अर्थ और मून और मार्स वगैरह, जैसे मुझे एक अर्थ और मार्स के बीच में हमें कुछ वो करना है, लॉन्च करना है अर्थ से।
ठीक है, व्हीकल को। तो वहाँ पर हम एनर्जी कैलकुलेट करें अर्थ के सेंटर को ज़ीरो लेकर के, तो एक ये हो सकता है कि हम फिर जब उस अब वो वहाँ पर पहुँच जाए, मार्स पर पहुँच जाए लॉन्च व्हीकल, तो वहाँ पर फिर पोटेंशियल एनर्जी हम अर्थ से ही मेजर करते रहेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड जो सबके लिए वैलिड हो। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ज़ीरो है इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो हम रेफरेंस हाईएस्ट वैल्यू जो है हम उसको ज़ीरो ले ले रहे हैं। ठीक है, लेट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो, ये हमने ज़ीरो सेट कर लिया। ठीक है, और ये फिर इन्फिनिटी तो अर्थ से जो इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, तो मार्स से भी इनफाइनाइट वहाँ पर होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ले लें और वो हाईएस्ट वैल्यू है, तो बाकी सारे पॉइंट पे कैसी वैल्यू होंगी? हाईएस्ट वैल्यू ज़ीरो, बाकी सब जगह उससे कम होनी है वैल्यू, तो सब जगह पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने तो एफ यू इक्वल टू एम जी एच हम बचपन से करते आ रहे हैं। यू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एम इंटू जी इंटू एच। मास निगेटिव नहीं होता, जी निगेटिव नहीं होता, एच निगेटिव नहीं है अगर हम अर्थ पे जीरो ले लिया, तो वो बात भी सही है। ठीक है, उसमें हम ऐसा नहीं कि वो गलत है, बस क्या है कि वहाँ तुम अपना रेफरेंस चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, अब ये बताओ कि u अगर तुम u इक्वल टू एम जी एच ले रहे हो, तो वहाँ पे रेफरेंस तुम्हारा कहाँ पर है? u जीरो कहाँ ले रहे हो? ग्राउंड जहाँ पे h जीरो ले रहे हो। अब h जीरो तुम्हारा ग्राउंड है, कहाँ है वो तो हर किसी का अपना अपना हो सकता है। ठीक है, तो u इक्वल टू जीरो कहाँ पे ले रहे हैं? जहाँ h इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टेबल के ऊपर, टेबल पे तुमने जीरो सेट कर दिया h इक्वल टू। ठीक है, उसके ऊपर तुम हाइट्स मेजर कर रहे हो सब टेबल से स्टार्ट करके। ठीक है, तो h इक्वल टू जीरो इज योर u इक्वल टू जीरो। तो अगर तुम एम जी एच वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो मैंने जो यहाँ पर लिखी हैं बातें वो फिर तुम्हारी उससे मैच नहीं करेंगी। ठीक है, अगर तुम u इक्वल टू एम जी एच यूज कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विल बी निगेटिव, ये स्टेटमेंट फिर होल्ड नहीं करेगा। ये कब होल्ड करेगा? जब इनफाइनाइट पे जीरो ले रहे हैं। ठीक है, अब जरा पता करते हैं कि इनफाइनाइट मैंने अब ये रेफरेंस सेट कर दिया, अब मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, डेरिवेशन तुम लोग के स्कूल में कराया है क्या? बताओ, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, सर हाँ, एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। अच्छा एक मिनट रुको। देखो, लिखो जस्ट ए मिनट। हो गया? अच्छा अच्छा, Sir? हाँ बोलो। तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम लोग एज्यूम करते हैं। यस, हमारी चॉइस है, हम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो का रेफरेंस तो हमेशा ही आर्बिट्री होता है। आर्बिट्री मतलब उसमें तुम कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर हम सोचते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल है जीरो रखना, तो हम इनफाइनाइट पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे अर्थ से के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक मास m रखा हुआ है और ये अर्थ है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे? r डिस्टेंस पर ये मास m है। तो एक काम करते हैं, हम इस पोजीशन को हम कहते हैं ये हमारा बी पॉइंट है और ए पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे रख लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से हम बी तक ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक, लेट टेस्ट मास m इज बीइंग ब्रॉट
फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए कहाँ पर है, आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर है, बी कहाँ पर है, एट आर है। ठीक, तो चेंज डेल्टा यू को कैसे लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, और यू फाइनल हो गया यू एट आर माइनस यू एट इन्फिनिटी, एंड यू एट इन्फिनिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारा यू एट आर आ जाएगा, डेल्टा यू। ठीक है, और तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एट लोकेशन आर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा। अब मैं एक डिस्टेंस ले रहा हूं सेंटर से, x डिस्टेंस। ठीक है, x की वैल्यू, अगर देखो मेरा x का जो साइन कन्वेंशन है वो मेरा राइटवर्ड पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में मैंने x डिस्टेंस लिया है, रेडियली अवे हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं dx अगर लूंगा तो dx मेरा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पार्टिकल एक लोकेशन है p से q अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसमें dw क्या होगा बताओ। अभी मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करूंगा, अभी रुक जाओ। अभी पहले dw लिखो, dw इज वर्क डन by gravity in shifting m by distance dx p से q। ये बताओ dw क्या होगा, f dot dx। f डॉट dx। ठीक है, ग्रेविटी का f किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, dx किधर है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रेविटी का f लेफ्ट है और dx राइट में है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये डेरिवेशन बहुत सारी बुक्स में गलत दे रखा है। ठीक है, और बुक्स में जनरली क्या है कि वो 2 बार मिस्टेक करते हैं और फिर आंसर सही आ जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर क्या बताया कि हम अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं जरा dw कैलकुलेट कर रहा हूँ, dw में मैं dx राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि dx हमारा जो बाय डिफॉल्ट होगा वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अभी पहले हम dw लिख रहे हैं p से q जाने में, तो p से q जाने में वर्क डन जो होगा बाई ग्रेविटी वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू डाल दी हमने, x डिस्टेंस पर अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रही होगी ग्रेविटी, और इनटू dx, और दोनों अपोजिट है ना, माइनस, ये dw हुआ। अब मुझे जो वर्क डन चाहिए, कौन सा चाहिए, ये वाला वर्क डन, ये कहां से कहां ले जाने में करना है, ए से बी तक लाने में करना है। तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन माइनस जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये बताओ x की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में कितनी रखनी है, लिमिट कहां से कहां तक कर रहे हैं x की वैल्यू की, स्टार्टिंग पॉइंट a होना है। तो a के लिए मैं यहां पर x की वैल्यू क्या डालूं लोअर लिमिट में, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, और ऊपर क्या डालें, r। ठीक है, अब इसको जरा इंटीग्रेट करो। पहले तो ये बताओ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये रफ में कर रहे हैं। ठीक है, माइनस जी एम ई एम, अब इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1/n+1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस
-2 कर देंगे फिर। -1/-1 यानी कि माइनस का 1/x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1/x और लिमिट लग जाएगी। माइनस माइनस को मैं प्लस कर दूं और लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r लगा दिया। ठीक है, अब GMEM 1/x पर तुम लिमिट पहले अपर लिमिट लगाओगे फिर बाद में लोअर लिमिट लगाओगे तो ये क्या आ गया, 1/r। ये आया। ये वर्क डन बाई ग्रेविटी हुआ। अब ये वर्क डन बाई ग्रेविटी तुम डेल्टा यू इक्वल टू यू आर जो मैंने बॉक्स में ऊपर लिख रखा है उसमें डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है, पुट दिस W बाई ग्रेविटी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा, तो U एट R इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ दिस वर्क डन, तो -GMEM अपॉन R आ गया। ठीक है, तो एट फाइनाइट डिस्टेंस R ये हमारा क्या है, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, सर ये आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे? अब मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ठीक है, इसको मैं इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि ये एग्जाम में स्कूल में बहुत कम चांस है आने के। ठीक है, तो एक बार तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना तो उसमें यही सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले से अब अगली चीज़ पर आता हूँ, पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल। ये था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस वाज पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया था, दिस वाज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। लिख लो इसमें डेफिनेशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी सर बोलो। सर आप ये जो इंटीग्रेशन क्या है वो वाला पार्ट बता सकते हैं? तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना फिर उसके बाद पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से ले लूँगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। इतने काफ़ी है, चलो। अच्छा, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है बताओ इसमें मैं वर्क डन बाई विच फोर्स, मैंने मेंशन नहीं किया है। ये वर्क डन बाई कौन से फोर्स के होगा, पोटेंशियल एनर्जी की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो वर्क डन बाई होम, ग्रेविटी। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटी, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि मैंने ऊपर वर्क डन बाई ग्रेविटी से ही डिफाइन किया है लेकिन मैंने वहां पर माइनस साइन भी तो लगाया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी। यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया है, सब बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली वर्ड बाई वर्ड बुक से कॉपी किया है। ठीक है, तो जनरली जो तुम्हारे स्कूल लेवल की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ये चीज़ बहुत क्लियर करके नहीं दी है, तो मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाओ तो ये वर्क डन बाई होम होगा, कौन कर रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर उसको पकड़ के लेके आ रहा है। ठीक है, अच्छा, पकड़ के लेके आने की जरूरत है, ग्रेविटी तो खुद ही खींच लेगी उसको। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि हम उसको ऐसे होल्ड करके ला रहे हैं कि वो पार्टिकल एक्सेलरेट ना हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से आए, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हम इन्फिनिटी से उसको आर पॉइंट, जो आर डिस्टेंस वाला पॉइंट है, वहां तक ला रहे हैं। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो वो एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो उसमें काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इस पार्टिकल को जब मुझे इधर ग्रेविटी के, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगा करके लाना पड़ेगा जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर और इधर लेकर के आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है इधर। ठीक है, तो यहाँ से तुम डिफाइन करोगे तो अपने आप ही वो निगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि एफ एक्सटर्नल का वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर निगेटिव आ गई।
तो ये जो बुक में जो डेफिनेशन है वो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन की वजह की डेफिनेशन है। अगर मैं ग्रेविटी के वर्क डन की डेफिनेशन से करूं, जो कि मैं प्रिफर करता हूं, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये माइनस लगाना पड़ेगा और वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। क्योंकि प्रीवियस डेफिनेशन में एक चीज़ और ऐड करनी पड़ जाती, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से डिफाइन करोगे तो माइनस साइन तो नहीं लगाना पड़ा, लेकिन साथ में ये बोलना पड़ेगा कि हमें विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेके आना है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम ना ऐड करें, निगेटिव साइन लगा दें और वर्क डन बाय ग्रेविटी कर दें, तो ये दिस इज मोर स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एससी वर्मा में देखोगे तो यही डेफिनेशन दी है। ठीक है, बट एसएल, प्रदीप, इन सब में जो है वो विदाउट नेगेटिव साइन दी है, और विदाउट नेगेटिव साइन दी है, ये भी मेंशन नहीं किया कि वर्क डन बाय हुम, तो खुद से सोचना पड़ता है कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो साथ में ये भी लिखना चाहिए था कि विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, वो लिखा नहीं है, यानी कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन दी है बुक में। ठीक है, चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी तुम ये लिखना चाहो जो मैंने अभी इसमें किया, या फिर मैं तुम्हें अभी दूसरी वाली भी बता देता हूँ। अब बुक्स वाली ही जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हुए बता देता हूँ। और अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई, इसमें मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स वाइल ब्रिंगिंग the given mass from infinity to given point। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे लाना था, विदाउट एक्सेलरेशन लाना था। ठीक है, कई बार उस चीज को इनफाइनाइटेसिमली स्लोली भी बोल देते हैं कि बिल्कुल धीमे धीमे लेके आ रहे हैं। तो उसका पर्पज क्या है धीमे धीमे लाने का? पर्पज ये है कि हम उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं चाहते कि एक्सेलरेट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम इनफाइनाइटेसिमली स्लोली वर्ड यूज करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको कोई एक फिक्स वैल्यू दे दें वेलोसिटी की और उस कांस्टेंट वेलोसिटी से ले आए, वो भले ही वो स्लोली ना हो। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा ही रहे हैं तो हम उसको नेट फोर्स जीरो रख करके और किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ले आए। ठीक है, तो गिवन पॉइंट तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सटर्नल फोर्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसको एक्सेलरेट नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन में वो एक्सेलरेट होके भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बाई ग्रेविटी से डिफाइन कर रहे हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी से, वहां पे उस पार्टिकल को छोड़ दो, वर्क डन बाई ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिर भी यही होगा। वो एक्सेलरेट होके आ जाए कोई बात नहीं है, वर्क डन बाई ग्रेविटी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। होल्ड करके ला रहे हो तो वर्क डन बाई ग्रेविटी ने वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स को एग्जैक्टली काउंटरएक्ट करके नेट जीरो कर दिया। ठीक है, तो उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो गया। समझ में आया दोनों डेफिनेशन? चलो, अब नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, जिनको समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतना डीप में सीबीएसई लेक्चर में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। कई लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें और डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर उनको और मुश्किल लगने लगेगा। ठीक है, अब जितना मैंने करा दिया अभी पिछले 15 मिनट में, ये भी कुछ ज़्यादा ही करा दिया है। अगर अभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता तो सीधे फॉर्मूला बता के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यू का फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो बॉक्स में लिखा हुआ है, -GMEM/R। ठीक है, किसका पोटेंशियल एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास me है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक है, आगे बढ़े। इतनी सी बात समझ में आ गई? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Gm1m2/r। ठीक है, याद रखना फोर्स के फॉर्मूले में अपॉन में r स्क्वायर है, फोर्स में r स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी में r, बाकी सब सेम है। ठीक है, नेगेटिव साइन और है पोटेंशियल एनर्जी में, ये और एक्स्ट्रा है। ठीक, अब हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, और मैं जरा कंपेयर करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन एक बार फिर से लिख दे रहा हूं जिससे कि उससे कंपेयर कर पाओ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यू की डेफिनेशन हमने भी पढ़ी थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग गिवन मास
फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर ला करके मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेनी है उस पॉइंट तक लाने में। यहाँ पे मैं V डिफाइन कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल है V। दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। ठीक है, बताओ दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है? सर बी में हम स्पेसिफिकली एक यूनिट मास ला रहे हैं। यस, गुड, सही बात है। तो बस ये डिफरेंस है कि V में यूनिट मास कर दिया, U में गिवन मास जो भी है स्मॉल m। तो स्मॉल m को लाने में वर्क डन U हुआ, तो 1 यूनिट मास को लाने में कितना वर्क डन होगा? दैट इज वी कैन डिफाइन V इज इक्वल्स टू U बाई m। ठीक है, U में गिवन मास था, मास ज्यादा होगा तो U ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, U इज प्रोपोर्शनल टू m। U का फॉर्मूला है माइनस जी m अपॉन आर। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल M अपॉन आर। कैपिटल M क्या है? कैपिटल M इज सोर्स मास। ठीक है, स्मॉल m इज टेस्ट मास। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर तुम्हें पोटेंशियल का ये फॉर्मूला डिराइव करने को आ जाए कि माइनस जी एम अपॉन आर को डिराइव करो, तो क्या करोगे? अभी हमने जो प्रीवियस इंटीग्रेट करके डिराइव किया था, यहाँ पे क्या कर दोगे? स्मॉल m की वैल्यू, ये स्मॉल m, इसकी वैल्यू 1 डाल दो। ठीक है, सारा प्रोसीजर इसी को रिपीट करते जाओ स्मॉल m की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो सब जगह पर स्मॉल m क्या हो गया? चला जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ से स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m की जगह 1 इवन पुट भी ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1, तो क्या हो गया? u तुम्हारा v बन गया, v माइनस जी एम ई अपॉन आर आ गया। ठीक है, तो उसका मैं डेफिनेट अलग से डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। अंडरस्टूड? यस सर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी, अच्छा अब ये एक बात देखो, ये दो बिल्कुल एक जैसी चीज़ हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत थी? तो अगर ये सपोज मास कैपिटल m है, ये स्मॉल m है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल r है। ठीक, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैपिटल M पर भी डिपेंड कर रही है, स्मॉल m पे भी डिपेंड कर रही है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो पूरे सिस्टम की होती है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पॉइंट, ये स्मॉल m की अकेली पोटेंशियल एनर्जी है या कैपिटल M की, सिस्टम की एनर्जी है। लेकिन हाँ, इसके लिए हम कई बार बुक में तुम पढ़ोगे कि वो लिखा रहता है कि ये स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे हम एक बॉल को 1 मीटर हाइट पे ले जाएं तो हम कहते हैं कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी चेंज हो गई, लेकिन एक्चुअली वो होता क्या है? वो अर्थ एंड बॉल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन अर्थ को हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं कि अर्थ, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ के रेस्पेक्ट में तो करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम अगर बात कर रहे हैं अर्थ पर बैठ करके, आज तक हमने 9th क्लास में और 11th क्लास में हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करी है। तो बिकॉज अर्थ इज सो मच डोमिनेटिंग कि वो हर जगह होती ही है, तो हम बोल देते हैं कि U इक्वल टू एम जो है वो स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन हमें टेक्निकली सही वर्ड क्या होगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ एंड स्मॉल m मास की कंबाइंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो U इज माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर, दिस इज सिस्टम्स पोटेंशियल एनर्जी। एंड अर्थ के केस में हम उसको लूजली कह देते हैं कि स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? वहाँ पे स्मॉल m तो है ही नहीं, वो तो कैपिटल M सोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो प्रॉपर्टी है वो पॉइंट की प्रॉपर्टी है। स्मॉल m जहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉइंट P,
ठीक है, मैंने अभी P लिख दिया यहाँ पर पॉइंट पर। तो पॉइंट P पर तुम स्मॉल m 1 kg रखो, 2 kg रखो, 100 kg रखो, कुछ भी रख दो स्मॉल m की वैल्यू, P पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्मॉल m की वैल्यू चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्मॉल m की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जब हम P पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि मैं पॉइंट को ना हिलाऊं या सोर्स मास को ना चेंज करूं। तुम V के एक्सप्रेशन में देख लो क्या क्या है। V के एक्सप्रेशन में कैपिटल M है और R है। ठीक है, तो कैपिटल M सोर्स मास को चेंज करोगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा एट P, या P की पोजीशन को हिलाओगे तो R चेंज होने से हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस। एक सेकेंड लिखो तुम लोग। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हम यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे हैं। पोटेंशियल, एक सेकेंड, ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल इज प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो हम पोटेंशियल, वहां पे मास कुछ भी रखा हो स्मॉल m, उसको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल है। वहां पे कोई और मास आ जाए तो उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द गिवन पॉइंट एंड सोर्स मास। ठीक है, सोर्स पर डिपेंड करता है और पॉइंट पर। लिख लिया? बोलो, जल्दी से बोलो, आवाज नहीं है भाई। चलो, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल का डिफाइन कर दिया। अब चलो हम पोटेंशियल एनर्जी जरा कुछ सिस्टम्स की निकालते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जरा हम एक और बात करें। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी 2 मास सिस्टम की देखी। अगर हम पोटेंशियल ऑफ एनर्जी मल्टीपल मास सिस्टम की बात करें, मान लो 3 मासेज हैं, 4 मासेज हैं, बहुत सारे मासेज हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल मास सिस्टम, इट इज डिफाइंड, ये जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं ये 2 मास सिस्टम पर भी वैलिड होगी। ठीक है, 2 मास वाली यहां वैलिड नहीं होगी, लेकिन ये जो मल्टीपल मास में 2 मास भी आ जाएगा। तो ये ज्यादा जनरल डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स if all the constituent particles masses of the system are brought from infinite distances from each other to form given system। ठीक है, मान लो कि एक ट्रायंगल है, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। दिस इज ए लेंथ, दिस इज ए लेंथ, दिस इज ए लेंथ। ठीक है, और मास m1, m2, m3। ठीक है, इस सिस्टम को हम बिल्ड कर रहे हैं।
तो कैसे बिल्ड करेंगे, हमने कहा कि उसको सबको इनफाइनाइट से लाना है। और ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट पे तीनों को हमने वहां पे पास पास में रख रखा है, तीनों को एक दूसरे के फील्ड से बाहर होना चाहिए। तो M1 जहां से आ रहा है वहां से M2 और M3 जो इनिशियली जहां पर है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। M3 का M1 M2 से इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियली। तो इनिशियली एक दूसरे से वो दूर दूर होने चाहिए। चलो, तो अभी वहां से हम M1 को लेके आए सपोज, ठीक है। मैं मान लो ये सिस्टम है, बनाना है मुझे, यहाँ इस लोकेशन पर मुझे M1 को लाना है, ठीक है। M1 इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा है, कितना वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क देन होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। M1 को मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहा हूँ, और M2 M3 M1 जहाँ था वहाँ से भी इन्फिनिटी पर रखे हैं, और M1 जहाँ आ गया वहाँ से भी इन्फिनिटी पर है। बताओ, M1 को हम इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, और M2 M3 ना तो पहले M1 के पास में थे ना अब अभी पास में है। तो ये तो M1 ऐसे जगह पे मूव किया है जहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको कुछ फील्ड पता लगा M2 और M3 का, ना जब वो दूर था M1 तब पता लगा, ठीक है। तो M1 को यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, ये आराम से, ना तो कोई अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ नहीं, बस जीरो वर्क डन में आ गया। अब M2 को लाते हैं। अब M2 को जब हम M2 की लोकेशन जहाँ रखनी है वहाँ लाएंगे तो M1 का फील्ड क्या होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो M2 को लाने में कितना वर्क डन होगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सिस्टम की बनेगी, तो क्या होगा, -G M1 M2 अपॉन A। ये M1 M2 का पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। M2 को लाने में M1 के फील्ड की वजह से जो वर्क डन हुआ वो हुआ ये -G M1 M2 अपॉन A, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, W वर्क डन in bringing M2 in the presence of gravitational field of M1, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग M3, ठीक है। M3 जब लाओगे तो M3 को किस किस का फील्ड फेस करना पड़ेगा, बोलो। M3 को लाने में किस किस का फील्ड तुम्हें फेस कराना पड़ेगा, M2 का भी M1 का भी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग M3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ M2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ M1, तो ये क्या हो जाएगा, -G M1 M2 अपॉन M2 एंड M3, तो M3 M2 एंड -G M3 M1 अपॉन A, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी तीनों की U12 U23 प्लस U31 सारे पेयर, तो -G M1 M2 मैं कॉमन निकाल लेता हूं, M2 M3 प्लस M3 M1। अच्छा बताओ, मैं यहाँ पे रुक करके पूछ रहा हूँ तुम लोगों को क्या क्या नहीं समझ में आया, कहाँ से तुम लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि सब लोग बिल्कुल साइलेंट है, कुछ पूछ ही नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। विवेक बोलो जरा, बोल के बताओ, पूरा समझ में आ गया तुमको? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। M1 में आपने कहा था सर कोई वर्क डन नहीं हुआ, ये आप कैसे बता सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि जब M1 आ रहा है तो M2 और M3 कहीं पिक्चर में नहीं है, ना M1 पहले जहाँ था वहाँ M2 M3 उसके पास में थे, ना जब जहाँ फाइनली आया वहाँ पर M2 M3 पास में है, ठीक है। अभी हम ये सिस्टम अरेंज कर रहे हैं और M1 M2 M3 तीनों को इनफाइनाइट से ला रहे हैं। अच्छा सर, मतलब इन पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करना है, और क्या। यहाँ पे अर्थ नहीं है, यहाँ पर हम सिस्टम M1 M2 M3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल मास सिस्टम, यहाँ पर हम जो मास में M1 M2 M3 रख रहे हैं उन्हीं की का आपस में इफेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है,
ठीक है, एक दूसरे के फील्ड की वजह से, ना कि कोई थर्ड फोर्थ पार्टिकल या अर्थ का यहाँ पे वो नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी कि हम जो भी गिवन सिस्टम है उसको बिल्कुल बेसिक से बिल्ड करें, इनफाइनाइट से उन पार्टिकल्स को लेकर के आएं और ये जो गिवन सिस्टम है वो बना दें। तो मैंने पहले तो तुम्हें सिस्टम दिखाया कि ये सिस्टम बनाना है, फिर मैंने 1 बाई 1 वो सिस्टम बना करके राइट साइड में बनाया। तो पहले M1 लेके आए, कोई वर्क डन नहीं हुआ। M2 लेके आए, M2 को M1 का ग्रेविटेशनल फील्ड फेस करना पड़ा, तो वहाँ पर एक टर्म आ गया जो M1 इंटू M2 जिसमें है पहला टर्म। अब जब M3 लेके आ रहे हैं तो M3 को लेके आने में पहले से M1 M2 यहाँ प्रेजेंट है, तो M3 को M1 के साथ भी एक पेयर बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, एक M2 के साथ भी बनेगा, तो मैंने वो लिख दिए, तीनों को ऐड कर दिया, तो नीचे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई। ठीक है विवेक, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए में क्या करना होता है, जितने भी पेयर हैं सबके लिए एक एक टर्म लिखना है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का एक बार फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था Gm1m2 अपॉन आर। ठीक है, V का फॉर्मूला था -Gm अपॉन आर। ठीक है, तो V की हम यहाँ पर भी नहीं बात कर रहे हैं, हम U के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और काम कर लो, इस बार हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं, और इस बार मैं इजी रखने के लिए मास M सेम ले ले रहा हूँ। ठीक है, साइड लेंथ A स्क्वायर है, स्क्वायर को बिल्ड करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी इसका सिस्टम होगा। तुम ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या इसको बिल्ड करने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, या इसको बिल्ड करने में एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। ठीक है, तीनों के आंसर सेम होंगे। बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम लिखना है, क्या करोगे, ऑल पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। ठीक है, पेयर में यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41, क्या हमारा इतना पेयर काफी है या कुछ और छूट गया इसमें? सर M1 और M3 के बीच और M2 और M4 के बीच। यस, डायगोनल, यस डायगोनल वाले और होंगे, तो 1 3 एंड U24। ठीक है, अच्छा अब ये U12 वाला क्या होगा, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, A है, तो -Gm स्क्वायर, क्योंकि दोनों मास सेम है तो M इंटू एम करोगे M स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस कितना, A। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, Gm स्क्वायर तो सारे पेयर में आना ही है, बाहर निकाल लिया, तो U12 में कितना डिस्टेंस, A, U23 में कितना डिस्टेंस, A, U34 में कितना, A, U41 में कितना, A। ठीक है, U13 में कितना, √2a। ठीक है, -Gm स्क्वायर अपॉन A भी निकाल लेते हैं, तो अंदर 1 + 1 4 हो जाएगा, और 2 टाइम्स 1/√2। ठीक है, तो -Gm स्क्वायर अपॉन A 4 + √2, ये आंसर हो गया। रेगुलर हेक्सागन, ऑल सेम मास, साइड लेंथ सेम, बताओ, -Gm स्क्वायर अपॉन A के अलावा अंदर बता दो क्या क्या होगा। वन अपॉन A वाले कितने टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स। और कोई डिस्टेंस बताओ, और कौन सा डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में बताओ कोई और डिस्टेंस वाले टर्म्स। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, नो आइडिया। अंदर ये ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये ट्रायंगल मैं कह सकता हूं कि ये इक्विलैटरल है, बताओ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे हैं कि नहीं है? तो ये 60, ये 60, ये 60 इक्विलैटरल है, तो ये A हो गया, इधर A हो गया, तो कितना हो गया, 2A हो गया। चलो अब बताओ आगे, ये 2A हो गया, फिर
2a वाले कितने पेयर? 3 3 पेयर। Three। और कोई बच रहा है क्या डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा ये? हम्म 120 डिग्री ए कितना होगा ये? एक सेकेंड, तुम लोग जरा बना के ट्रिग्नोमेट्री लगाओ भाई। 2a sin theta थीटा कितना? 60 तो कितना? 2a, सॉरी a, 2a थोड़ी, a इंटू, डबल हो जाएगा ना सर? हाँ डबल हो जाएगा, ठीक है। a इंटू कॉस 30 लिख लो या Sin साइन 60 लिख लो, a इंटू साइन 60 और उस प्लस a इंटू साइन 60, तो डबल हो गया। तो कितना हो गया? साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, ट्वाइस करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 हो गया। कितने टर्म्स हैं ऐसे? सिक्स 6, गुड, बस हो गया। अच्छा, टोटल कितने टर्म्स बन रहे हैं हमारे? 6 + 3 + 6 कितने? 15। सोचो जरा कि अगर 6 लोग हैं, 6 लोग में कितने हैंडशेक्स होंगे? हैंडशेक ही है ना, हम पेयर ले रहे हैं तो हर पेयर को हम एक एक बार ले रहे हैं। 6 लोगों में कितने हैंडशेक्स होंगे? कैसे निकालोगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है इसमें। n - 1 × n/2। कैसे पता लगाया? ये मैंने पहले एक पैटर्न निकाला था, किसमें किया था? एक मूवी थी सुपर हिट, तो उसमें घर पे आके मैंने उसका पैटर्न निकाला था। अच्छा, तो ऐसे सोच सकते हो कि जैसे सपोज नंबर 1 है, 6 लोग हैं, पहला नंबर 1 है, 1 को कितने लोग हैं हैंडशेक करने के लिए? 1 कितने हैंडशेक कर सकता है रिमेनिंग से? 5। फिर सेकंड वाला 1 से कर चुका है, सेकंड वाले का अब 1 से नहीं कराना है, रिमेनिंग से 4। फिर थर्ड का 1 और 2 से हो चुका, क्योंकि 1 तो 3, फिर 4 के लिए 2 और 5th के लिए 1। ये क्या है? एपी है, ठीक है। इस एपी का एडिशन देख सकते हो, ठीक है, चाहे मैन्युअली ऐड कर लो, चाहे एपी से तुम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लो, ठीक है। तो n(n-1/2), ठीक है, इसमें n की वैल्यू 6 डाल दी तो 6 × 5/2 30/2 15 हो गया।